प्रियंका पाटिल, अनिरुद्ध, आदित्य, चंदन, स्टेफी, अभिषेक, धार्मिक, व्रज, जयवीर, दर्शनिका गामित, लीजा, चलो अटेंडेंस हो गई सबकी, और कोई रहता है? स्टेफी, स्टेफी पीपी सवानी, यस, ओके। और किसी का अटेंडेंस बाकी है? चलो, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है, ये पुराने किसी भी टॉपिक से ज़्यादा लिंक नहीं है ना? एकदम नया टॉपिक ही है। तो जिसने, ऐसा मत समझना कि सर मुझे पुराने टॉपिक्स नहीं आते तो मेरा ये वाला टॉपिक कच्चा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, पुराने कोई टॉपिक से ज़्यादा लिंक नहीं है इसका ना। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट टाइम भी फिजिक्स पढ़ रहा है उसको भी समझ आएगा, जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा उसको भी समझ आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल इस तरह का चैप्टर है ये, और सबसे इजी चैप्टर है पूरी फिजिक्स में। सबसे सिंपल और सबसे इजी चैप्टर है वो यही वाला है। पूरी फिजिक्स में सबसे इजी पार्ट यही वाला चैप्टर। चलो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, वैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। सपोज करो हमारे पास कोई सरफेस है इस तरह का, और इसमें से कितनी फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली कट करके जा रही, इसी को ही तो हम फ्लक्स बोलते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस होती थी जो किसी एरिया को कट करके जाती थी। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे आपके एरिया को कट करके जा रही, ठीक है? तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते थे, ई डॉट डी एस, वैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं बी डॉट डी एस, ठीक है? कई बच्चे ना इधर कंफ्यूज होते हैं। देखो, एम्पियर लॉ अलग है, एम्पियर लॉ में हम फ्लक्स नहीं निकालते थे, एम्पियर लॉ में हम निकालते थे बी डॉट डी एल। एम्पियर लॉ में आपका होता था ये लाइन इंटीग्रल होता था, दिस वाज योर लाइन इंटीग्रल। ये आपका लेंथ के लॉन्ग हम इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे हम एरिया के लॉन्ग इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका एरिया है, इसको एम्पियर्स लॉ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। एम्पियर्स लॉ में हम बी डॉट डी एल निकालते थे, अब हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे बी डॉट डी एस। फ्लक्स का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस उस एरिया को कट करके जा रही, नॉर्मली कट करके जा रही है ना? कितनी नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया को नॉर्मली कट करती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? मितेश हैज आल्सो ज्वाइंड।
चलो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम पूरी चर्चा जो करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पे करेंगे, ठीक है? पूरी जो बातें होंगी हमारी वो सारी मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड होंगी। तो शुरुआत इस चैप्टर की यहीं से होती है। तो पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। किरमी चौधरी हैज आल्सो ज्वाइंड, ओके, है ना? किरमी चौधरी हैज आल्सो ज्वाइंड। पुश एसवीवी हैज आल्सो ज्वाइंड, ओके। चलो ठीक है, आ जाओ, है ना? तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, वैसा जरूरी नहीं है हमेशा आपकी जो फील्ड लाइंस होगी जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे बिल्कुल वैसा ही है। सपोज करो आपका सरफेस ऐसा है, आपकी फील्ड लाइंस किसी एंगल पे जा रही, एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रही, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर आपका इस तरह। तो आप क्या करोगे? बी डॉट ए करते थे, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ई डॉट ए करते थे, यहाँ पे हम बी डॉट ए करेंगे, विच इज इक्वल टू योर बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कोई भी नई चीज नहीं है ना? जील हैज आल्सो ज्वाइन, जील चौधरी। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे वही सारा का सारा फंडा आप लगाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। बाकी सारा का सारा कंसेप्ट वही रहेगा, जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे वैसा ही मैग्नेटिज्म में भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और आगे के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है? डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? सेम डेफिनेशन है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी यही कंसेप्ट। और यहाँ पे थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना? फ्लक्स का सारा फंडा जो है थीटा से रिलेटेड। थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो फ्लक्स अलग होगा, थीटा लेस देन 90 होगा तो फ्लक्स अलग होगा। देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस। सपोज करो ये आपका डीएस एरिया है और ये आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है? एरिया वेक्टर आपका नॉर्मल होता है, हमें पता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है? नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपकी सरफेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज करो बी वेक्टर कोई एंगल बना रही है थीटा, तो आप फ्लक्स कैसे लिखोगे? छोटा सा फ्लक्स लिखने के लिए क्या लिखोगे? देखो, डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, है ना? विच इज बी डॉट डी एस इंटू एन कैप, है ना? डी एस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एन कैप है। तो मैंने लिखा इसको डी एस मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? डी एस वेक्टर इज, आई कैन राइट लाइक दिस, डी एस डॉट एन कैप, ठीक है? So direction of ds is along the normal to the surface and n cap is a unit normal vector. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे होता है? हमेशा सरफेस के नॉर्मल। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना, जो लोग फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं उन्हें भी समझ आएगा, ठीक है? तो छोटा सा फ्लक्स मेरे को मिल गया विच इज बी डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे तीन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हमें पता है। इसके अलावा देखो, अगर थीटा आपका 0 से 90 है या फिर 270 से 360 है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब आपका जो एरिया है उस एरिया से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगे, है ना?
पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। 90 और 270 पे आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और 90 से 270 के बीच में आपका फ्लक्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब फील्ड लाइंस अंदर की तरफ काटती हुई जाएंगी, एंगल नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। पॉजिटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते थे वैसा ही सेम कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में भी। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट्स? यस? हाँ बेटा, आगे चले हम। ये पॉइंट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं आज हम, क्योंकि बहुत जरूरी है। चलो, सबको क्लियर है, वेरी गुड। साहिल शेख, पूजा, केशवी। पॉजिटिव नेगेटिव वाला फिर से समझाऊं? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, देखो इधर थीटा की वैल्यू 0 से 90 यहाँ पुट करो आप। थीटा 0 रखोगे तो देखो कॉस थीटा आएगा +1। 0 से 90 तक आपका थीटा पॉजिटिव रहेगा ना, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। थीटा 45 रख के देख लो तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, थीटा 60 रखोगे तो कॉस 60 कितना होगा, 1/2। अगेन दीज ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव वैल्यूज, इसलिए आपका फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, एरिया भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सारा का सारा गेम आपका डिपेंड करता है थीटा पे। सारा गेम आपका किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो थीटा से ही आप डिसाइड करोगे कि आपका फ्लक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये इक्वेशन सबको समझ आ गई? मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय, देखो अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला दो फैक्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड फैक्टर इज एरिया। थर्ड फैक्टर इज थीटा। थीटा का मतलब होता है आपका ओरिएंटेशन। थीटा मींस ओरिएंटेशन, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कैसा ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आपका कैसा ओरिएंटेशन है, दैट इज योर थीटा। उस पर भी आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। ठीक है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फोन की बैटरी खत्म होने वाली है बेटा, ऐसे सब रीजंस मत दिया करो, आप लोग इतने बड़े बच्चे हो गए हो, अभी भी ऐसे ऐसे रीजन देते हो, फोन की बैटरी नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो देखो, पहला जो फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। फर्स्ट फैक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड फैक्टर इज योर एरिया, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल। And third factor is your orientation of the coil, that is your theta. तो ये 3 फैक्टर्स पे आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड ऑन ऑल दीज 3 फैक्टर्स। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। और चौथा जो है वो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, है ना, मैं किसी का भी कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। कभी मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकता हूँ, एरिया को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, है ना, थीटा को डिक्रीज कर सकता हूँ, किसी का भी कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। सपोज करो मैंने एरिया को इंक्रीज किया, थीटा को 90 से कम कर दिया, तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। एरिया को डिक्रीज कर दिया, है ना, थीटा को भी 90 से इंक्रीज कर दिया, तो आपका फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मैं बना सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ,
एरिया का थीटा के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का थीटा के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके मैं फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये 3-4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है सबको पता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, तो डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट। ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, सीजीएस यूनिट कई बार एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, तो आपको याद रखना है, इट इज मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स इज योर मैक्सवेल। और 1 मैक्सवेल में कितना वेबर होता है, 10 की पावर -8 वेबर। इन 1 मैक्सवेल देयर इज 10 की पावर -8 वेबर, ठीक है। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 की पावर -8 वेबर। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। कितना फ्लक्स पर यूनिट एरिया पास हुआ, देखो हमें इक्वेशन पता है ना, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जब मैं फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा, फाई अपॉन ए, यू विल गेट बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा मतलब आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बुक्स में जब क्वेश्चंस आपको आते हैं तो क्वेश्चंस में अलग अलग नाम आते हैं इसके। कई बार आपको बोलेगा फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब आपको समझ जाना है, आपको फ्लक्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना, यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स पर यूनिट एरिया। कभी आपको बोलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो, अगेन आपको फ्लक्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करो। कभी आपको बोलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अगेन आपको फ्लक्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना। तो काम आपको एक ही करना है, इसके नाम अलग अलग है लेकिन काम आपका एक ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ये सब एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब एक ही चीजों को डिनोट कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं अब हम। यहाँ तक सब क्लियर हो, कोई भी पॉइंट में डाउट है तो बताओ। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं अब हम। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे चलते। देखो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था इसका नाम था फैराडे, ठीक है। तो फैराडे ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने क्या किया, एक कॉइल लिया और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, करंट को डिटेक्ट करना। किसी भी सर्किट में जब आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो तो वो ये बताता है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो जैसे ही वो मैग्नेट को पास लेके गया तो देखो कॉइल में क्या चेंज आया, बट ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना। देखो दोनों तरफ आपको चेंज दिखाई दिया। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल इसका पास चला गया और साउथ पोल इस वाले कॉइल से दूर चला गया, ठीक है। तो जिसके पास नॉर्थ पोल गया, यहाँ पे करंट कैसा इंड्यूस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज।
और यहाँ पे करंट कैसा इंड्यूस हुआ, क्लॉकवाइज। दोनों जगह पे देखो करंट का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट। समझ आया आपको? इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और हमें पता है कि बार मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और वहां से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस तरह से फील्ड लाइंस आपकी निकलती है बार मैग्नेट्स। सो जब आप बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करा रहे हो, आप इसको आगे की तरफ ले जा रहे हो, तो हो क्या रहा है, इसमें से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करती हुई जाएंगी। जैसे आप बार मैग्नेट को आगे ले जाओगे तो फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा इसको क्रॉस करती हुई जाएगी। मतलब आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, फ्लक्स में। ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, फ्लक्स में चेंज हुआ। फ्लक्स में चेंज आपका तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, एक तो एरिया पे, और तीसरा थीटा पे। तो यहाँ पे जब मैं बार मैग्नेट को आगे मूव करवा रहा हूँ तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ। एरिया तो मेरा सेम ही है, लेकिन जब मैं बार मैग्नेट को आगे ले जा रहा हूँ तो फील्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही। फील्ड स्ट्रेंथ की इंक्रीज होने की वजह से आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा। समझ आ रहा है आप? इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अच्छा, केशवी राणा सर, बट लाइक पोल तो रिपेल होता है ना, तो नॉर्थ पोल कैसे आया, एन के पास नॉर्थ पोल कैसे आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो केशवी ने क्वेश्चन किया है, सर यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल कैसे आ गया। अरे हम नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके नहीं आए, हमने इस बार मैग्नेट को आगे की तरफ मूव किया है। ठीक है, अब वो इसका रीजन मैं आपको दूंगा। इसका रीजन आपको लेंज लॉ में पता चलेगा कि जब आप नॉर्थ पोल इसके पास लेके आ रहे हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जनरेट होगी, करंट इस तरह से पैदा होगा कि ये इसकी फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, इसलिए इसका नॉर्थ पोल इधर जनरेट होगा। ठीक है, ये आगे हम कहानी पढ़ेंगे लेंज लॉ में, ये आपको लेंज लॉ में क्लियर होगा कि इसका नॉर्थ पोल इधर क्यों आया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, बट इट विल क्लियर टू यू इन सम टाइम। है ना, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको लेंज लॉ में क्लियर होगा। अभी खाली इतना समझो आप कि जैसे ही आप बार मैग्नेट को रिलेटिवली मोशन करा रहे हो, आप कॉइल के पास लेके जा रहे हो, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही है। इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस करंट। ठीक है, इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाओ, फिर उसने क्या किया, साउथ पोल को पास लेके गए। देखो अभी तो नॉर्थ पोल की कहानी हो गई, इसके बाद हम साउथ पोल को देखो, बार मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल के पास लेके गए और नॉर्थ पोल को उधर से दूर लेके गए। अब देखो क्या चेंज होगा इस सेकेंड वाला पार्ट भी देखो, इसका ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब देखो साउथ पोल पास लेके गए तो वापस इसमें करंट इंड्यूस हुई, है ना। एक चीज दोनों में आप ऑब्जर्व करो, दोनों का कॉमन पार्ट ऑब्जर्व करो। यहाँ भी देखो करंट क्लॉकवाइज आई, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल था। देखो साउथ पोल को हम पास लेके गए, और यहाँ पे देखो साउथ पोल को दूर लेके गए तो भी आपकी करंट क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्थ पोल को पास ले गए तो आपकी करंट एंटी क्लॉकवाइज आई, नॉर्थ पोल से दूर लेके गए तो भी आपकी करंट एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों डायग्राम्स मैच हो रहे देखो, और ये वाले दोनों डायग्राम्स भी मैच हो रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अभी खाली आप इतना समझो कि जो आपका फ्लक्स होता है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही। जैसे आप बार मैग्नेट को पास ले जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही। अच्छा, यहाँ पे आपकी फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ये वाली कॉइल में, और ये वाली कॉइल में आपकी फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही।
ये वाली कॉइल में आपकी फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही, यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो रही। सिमिलरली इधर अगर मैं बात करूं तो इधर मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ, देखो नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ना, और यहाँ पे भी आपकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, साउथ पोल को पास लेके जा रहा हूँ, साउथ को साउथ के पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अरे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मैं बता रहा हूँ, इसको डिटेल में आपको समझ आएगा धीरे धीरे। अभी कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। इसका देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये देखो जब बार मैग्नेट को पास लेके गए तो देखो जो फील्ड लाइंस इस कॉइल को कट करके जा रही है, देखो ये फील्ड लाइंस इसको कट करके जा रही, ये फील्ड लाइंस इस कॉइल को कट करके जा रही। ठीक है, जो फील्ड लाइंस कट करके जा रही है मतलब ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस इस कॉइल को कट करके जा रही, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लक्स मिलेगा यहाँ, है ना, इस रीजन में आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स मिलेगा जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को आगे की तरफ मूव करा रहे हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको फ्लक्स मिलेगा। So you can see one statement here. This is very important statement, that magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil and the magnet. है ना, अभी मैंने क्या किया, बार मैग्नेट को मूव कराया तो रिलेटिव मोशन करवाया। देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, whenever there is a relative motion between coil and magnet, there is always change in flux. If there is change in flux, then there will be always induced current. ठीक है, so you can see here magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil and the magnet due to the magnet lines of force cutting the different angles at the same cross sectional area of the coil, है ना, अलग अलग फील्ड लाइंस अलग अलग एंगल पे कट करती हुई इस कॉइल को जा रही है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उस चेंज की वजह से आपकी इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही। ठीक है, इस कॉइल में करंट इंड्यूस होने का कारण क्या है कि आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन। तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, पहला ऑब्जर्वेशन फैराडे का ये था कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया, जब भी कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा तब क्या होगा। सेकेंड इज द इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल। ठीक है, तो ये सारे उसके ऑब्जर्वेशंस थे। देखो आप, सेकेंड पॉइंट क्या था, इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, मतलब कॉइल में आपका करंट इंड्यूस हुआ। थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा, उसका मतलब करंट इंड्यूस हुआ आपका। फोर्थ पॉइंट, दैट इंड्यूस्ड करंट इज अवेलेबल only as long as there is a relative motion between the coil and the magnet, है ना। अब ऐसा नहीं था, देखो सपोज करो आप ये बार मैग्नेट लेके आए और आपने एक बार लाके इसको कॉइल के पास रख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक बार आप बार मैग्नेट को इधर लेके आए और यहाँ पे लाके आपने इसको स्टॉप कर दिया। आपको कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन कराते रहना। एक बार आपने मोशन कराया तो एक बार करंट जनरेट हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर आपने मोशन बंद कर दिया तो करंट प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। जब तक आप इसका रिलेटिव मोशन कराते रहोगे तब तक इसमें फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक आपका करंट प्रोड्यूस होगा।
जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना जीरो हो जाएगा, वैसे ही आपका इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, ये फैराडे ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। जब जब वो बार मैग्नेट को इसके पास ले जाता था तो फ्लक्स में चेंज हुआ, तभी करंट इंड्यूस हुआ। फिर वो बार मैग्नेट को पीछे की तरफ ले गया, वापस फ्लक्स में चेंज हुआ, फिर से करंट इंड्यूस हुआ। इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, तब उसको धीरे धीरे पता चलता गया कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब उसके ऑब्जर्वेशंस वाले पॉइंट्स थे। अब नोट करने वाला पॉइंट क्या है, देखो, कॉइल कैन बी मूव बाय फिक्सिंग द मैग्नेट। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर बार मैग्नेट को ही मूव कराए, हम मैग्नेट को फिक्स कर सकते हैं, कॉइल को भी मूव करा सकते हैं, तो भी आपका फ्लक्स में चेंज होगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मैग्नेट को ही मूव करा रहे हो, है ना। इट इज नॉट कंपल्सरी ऑलवेज कि आप हमेशा मैग्नेट को ही मूव कराओ, है ना। आप कॉइल को भी मूव करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है। या कॉइल को मूव करा लो या मैग्नेट को मूव करा लो, किसी भी एक कंपोनेंट का मोशन अगर होगा तभी तो फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस होगा। अगर मोशन नहीं होगा तो चेंज ही नहीं होगा फ्लक्स में, है ना। अगर आप मोशन नहीं करोगे तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है दोनों को मूव कराऊं, कॉइल और मैग्नेट दोनों को भी मूव करा सकता हूं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजिशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। तो जब तक इनमें रिलेटिव मोशन होता रहेगा तब तक आपका फ्लक्स का चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप मैग्नेट को मूव कराओ कॉइल के पास, या तो आप मैग्नेट को फिक्स करो कॉइल को मूव कराओ मैग्नेट के पास, या तो आप दोनों को मूव करा सकते हो, मैग्नेट को भी मूव करा दो और कॉइल को भी मूव करा दो, ठीक है। सो ये तीनों कंडीशंस में आपका फ्लक्स का चेंज प्रोड्यूस होगा और इस फ्लक्स के चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये पॉइंट तक सबको क्लियर